Bismillahirrahmanirrahim. Now, dear students, today we are going to start chapter number 12, that is about line bisectors and angle bisectors. यानी इस चैप्टर्स में लाइन बाइसेक्टर्स और एंगल बाइसेक्टर्स के रिलेटेड आपके थ्योरम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल definition for bisector of a line segment. Bisection means division of a line segment into two equal parts. Bi means two, sector means part, हिस्सा. The bisector of a line segment, a line which passes through the midpoint of a line segment. What is the definition? A line which passes through the midpoint of a line segment at any direction is called bisector of the given line segment. यानी अभी मैं आपको सिंपल बाइसेक्टर की डेफिनेशन बता रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ, लिखी हुई है. उसके बाद फिर बारी आएगी राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यानी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. बुक वाले ने सिर्फ राइट बाइसेक्टर को डिफाइन किया हुआ है, सिंपली बाइसेक्टर को डिफाइन नहीं किया हुआ. तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि सिंपल बाइसेक्टर क्या होता है और राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है. तो क्या है सिंपल बाइसेक्टर की डेफिनेशन, यानी बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट की इसकी हेडिंग है अ लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट एट एनी डायरेक्शन. यानी किसी भी डायरेक्शन में लाइन जो है वो गिवन लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास कर जाए. यानी ऑब्लिक हो, परपेंडिकुलर हो या किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन उसके मिड पॉइंट से पास करे तो वो लाइन उसका उस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर होगा. अब आप फिगर में देखें, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी इज द लाइन सेगमेंट, वेयर एज अब स्टार्ट करते हैं एल पी, इट इज अ लाइन, यानी जिसके दोनों एंड्स पे एरोज हो, स्ट्रेट लाइन जिसके दोनों एंड्स पे एरो हेड्स हो, उसे हम लाइन बोलते हैं. और ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी. एल पी इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. उसके बाद एस पी अनदर लाइन which is passing through the midpoint of the line segment AB. यानी एस टी बी ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यू वी another line that is also passing through the midpoint of the line segment AB. Next, MN, it is another line which is passing through the midpoint of the line segment AB. And in the last, XY, another line which is passing through the midpoint of the line segment AB. यानी ये तमाम लाइंस ये मैंने मेंशन कर दिया है. कौन कौन सी लाइंस हैं? एल पी, एस टी, यू वी, एम एन एंड एक्स वाई आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी. यानी इस लाइन सेगमेंट ए बी के ये सारी लाइन जो है ये इसके बाइसेक्टर कहलाते हैं. अब इसके बाद नोट है, देयर कैन बी इन्फिनिट बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट. यानी एक लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर्स की तादाद इनफाइनाइट हो सकती है. यानी जितने मर्जी हम बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर सकते हैं. और ये तो है सिंपल बाइसेक्टर्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन. और फिर उसकी प्रॉपर्टी एक है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट. यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं, इन्फिनिट हो सकते हैं. उसके बाद
नेक्स्ट डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आती है, बुक में भी है, राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो आम मोस्ट ऑफन राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज होता है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर पेपर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा है तो दोनों एक ही चीज़ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या राइट बाइसेक्टर हो, बोथ आर यस सेम, यानी दोनों का मतलब एक ही है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, सामने फिगर को देखें। अ लाइन सेगमेंट ए बी LP इज द राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाइसेक्टर कैसी लाइन है जो उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और उसके मिड पॉइंट से भी पास करे। तो क्या डेफिनेशन है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट एंड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड इट्स राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ऐसी लाइन जो लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट में से पास करे और उसके ऊपर 90 के एंगल पे फॉल करे, यानी इट इज मेकिंग अ राइट एंगल, इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसके मिड पॉइंट से भी पास कर रही है और उसके ऊपर 90 का एंगल भी बना रही है। इसीलिए LP इज नोन एज द राइट बाइसेक्टर और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसमें फर्क देखें, हर बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर नहीं होता। हर बाइसेक्टर of a line segment is not a right bisector, but a right bisector is also bisector of the line segment। यानी राइट बाइसेक्टर जो है वो बाइसेक्टर भी होता है, लेकिन हर बाइसेक्टर जो है वो राइट बाइसेक्टर नहीं होता। सिर्फ वो बाइसेक्टर जो 90 के एंगल पे आके गिरता है लाइन सेगमेंट के ऊपर, उसे हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं। तो आपने फर्क किया है कि अब आप देखें इसमें क्या फर्क है। राइट बाइसेक्टर इज ऑलवेज यूनिक, यानी राइट बाइसेक्टर जो है वो एक ही होता है। देयर इज सेकंड टू नन, यानी राइट बाइसेक्टर की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, एक ही राइट बाइसेक्टर होता है, इसके अलावा कोई और राइट बाइसेक्टर नहीं हो सकता। अगर हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो सिंपली बाइसेक्टर तो होगा लेकिन राइट बाइसेक्टर नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है लाइन सेगमेंट के ऊपर, एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देयर इज ओनली वन राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो दैट्स व्हाई अ राइट बाइसेक्टर और द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि देयर इज ओनली वन राइट बाइसेक्टर टू द गिवन लाइन सेगमेंट। ये तो है डिफरेंस, आपने देखा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। यानी बाइसेक्टर्स की तादाद बहुत सारी होती है और राइट बाइसेक्टर जो है वो एक ही होता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है कि ये इस गिवन लाइन सेगमेंट को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, टू इक्वल पार्ट्स में, यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब AO और BO ये दोनों हिस्से जो हैं ये लेंथ में बराबर हैं, and O is the midpoint of the line segment AB, but here M is the midpoint of the line segment AB and LP is the right bisector, जबकि ये वाले सारे जो हैं ये बाइसेक्टर हैं और इनमें जो UV है that is the right bisector also, क्योंकि वो 90 के एंगल पे फॉल कर रहा है तो UV बाइसेक्टर भी है और राइट बाइसेक्टर भी है, बाकी जबकि सिंपली बाइसेक्टर्स हैं। तो ये तो फर्क है बाइसेक्टर एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम आते हैं यानी एंगल बाइसेक्टर्स की तरफ। एंगल बाइसेक्टर के बाद फिर एक डेफिनेशन है कंकरेंट लाइंस की, और फिर उसके बाद हम थ्योरम्स की तरफ आएंगे। और थ्योरम की डेफिनेशन होगी, फिर उसके पार्ट्स होंगे और फिर प्रूफ ऑफ द थ्योरम वो कल से शुरू होगा। आज हमने थ्योरम के डिफरेंट पार्ट्स को आपको बताना है। थ्योरम की प्रॉपर डेफिनेशन आपको मैं लिख के दूंगा कि थ्योरम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है,
उसके पार्ट्स कितने होते हैं, फिर उनको हम नेम आउट करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर है। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा एंगल बाइसेक्टर की, फिर उसके बाद आपको कंकरेंट लाइंस की डेफिनेशन, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द थ्योरम, फिर उसके बाद थ्योरम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर है। अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर। Now dear students, the next definition is angle bisector. इससे पहले कि मैं आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं, व्हाट इज एन एंगल, वेरी एलिमेंट्री डेफिनेशन है। प्रीवियस यानी जूनियर क्लासेस से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एनी हाउ मैं पहले आपको एंगल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, अभी फिर डेफिनेशन पे आते हैं। एन एंगल इज द टर्निंग अमाउंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। यानी एक तो ये डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है एंगल की, द टर्निंग अमाउंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। ये भी याद रखना आपने। क्या बोला मैंने बच्चों, मैं अभी आपको एंगल के बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आएंगे। द टर्निंग अमाउंट ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। नंबर 2 डेफिनेशन जो हमारी बुक्स में ज़्यादा हमारे टेक्स्ट में चलती है वो क्या है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। क्या है दूसरी डेफिनेशन एंगल की, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। यानी यहाँ पे दो रेज आपको नजर आ रही है, ओ ए, द अदर रे इज ओ बी। दीज आर द टू नॉन कोलिनियर रेज, यानी ये दो डिफरेंट रेज हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इनका जो एंड पॉइंट है वो कॉमन है, यानी ओ है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि रे का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब आपके सामने टू रेज हैं, ओ ए एंड ओ बी, और इनका कॉमन एंड पॉइंट जो है वो ओ है, जबकि ओ ए इज द फर्स्ट आर्म ऑफ दिस एंगल, ओ बी इज द सेकंड आर्म ऑफ दिस एंगल। यानी ये इस एंगल के बाजू है, और एंगल कौन सा बनता है पूरा, ए ओ बी इज एन एंगल। अब एंगल की तीन चीजें बच्चों होती हैं, ओ ए द फर्स्ट यानी इनिशियल आर्म, यहाँ से एंगल आपका इन इस आर्म से एंगल की जो टर्निंग है वो स्टार्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम कहते हैं इनिशियल आर्म, और ओ बी पे जाके एंगल रुक जाता है और इसे हम कहते हैं टर्मिनल आर्म। यानी ओ ए इज नोन एज द इनिशियल आर्म, ओ बी इज नोन एज द टर्मिनल आर्म। ओ जो है वो एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स कहलाता है, यानी इस कॉमन एंड पॉइंट को इस एंगल ए ओ बी का वर्टेक्स कहेंगे, जबकि ओ ए एंड ओ बी इस एंगल ए ओ बी के दो बाजू हैं जिन्हें हम एंगल आर्म्स कहते हैं। अब इसमें ओ ए जो है वो इसका इनिशियल आर्म है, और बच्चों ये हमेशा याद रखना है कि इनिशियल आर्म इज ऑलवेज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी इनिशियल आर्म जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, और जो टर्मिनल आर्म है वो प्लेन में कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। आई समझ एंगल की डेफिनेशन की। तो क्या है एंगल की डेफिनेशन को आप रिलेट कर सकते हो इसको एग्जाम्पल बनाकर, यानी आपके पास जो क्लॉक है वॉल क्लॉक, उसकी अगर आप नीडल्स पे देखें तो वो आपको एंगल का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती हैं कि जब उनकी मूवमेंट्स आती है
तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान जो टर्निंग अमाउंट है वो बढ़ती जाती है, यानी एंगल का साइज बड़ा होता जाता है। इसी तरह ओ ए इज़ द फर्स्ट यानी इनिशियल आर्म है, ओ बी इज़ द सेकंड यानी कि टर्मिनल आर्म है, ओ जो कि इन दोनों आर्म्स का कॉमन एंड पॉइंट है इन रेज का, उसे वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। अब हम आते हैं इसके बाइसेक्टर। अब ओ पी एक रे है जिसमें ओ वर्टेक्स है और पी जो है ये एक पॉइंट है जो इस एंगल के इंटीरियर में लाई करना चाहिए और कर भी रहा है। P is a point which lies in the interior यानी inside the angle, और O to P ये एक रे है जो आपके इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और वो 2 इक्वल पार्ट्स कौन से बन गए हैं? AOP एंड BOP, यानी AOP और दूसरा हिस्सा BOP। These are the 2 congruent parts, these are the 2 equal parts जिसमें ये गिवन एंगल ए ओ बी जो है ये डिवाइड हो गया है और इस रे यानी ओ पी ने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। रे यानी एंगल के बारे में बात कंप्लीट होगी और एंगल को यानी एंगल की मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिग्री है। ये भी आपको बता दूं, एंगल की मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी बुक्स में डिग्री है और फिर रेडियन भी है। तो रेडियन जो है वो सर्कुलर मेजर में यूज़ होता है। ये आगे सारी चीज़ें बुक्स में आएंगी आपके मैथमेटिक्स में, इनको फिर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन है। और एंगल पॉजिटिव बच्चों कब होता है? जब इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी जब इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी यहाँ से एरो ये आ रहा है, तो लिहाजा ये जो आपका एंगल बना हुआ है ए ओ बी, इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ए ओ बी इज अ पॉजिटिव एंगल। और एंगल नेगेटिव कब होता है? जब इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो, तो देन इट इज कंसीडर्ड अ नेगेटिव एंगल। एनी हो एंगल की रोटेशन जो है, टर्निंग अमाउंट की जो डायरेक्शन है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की चलने की सिमत के खिलाफ है, मुखालिफ है, काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, फिर आपके एंगल की जो डायरेक्शन है दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव। अब इसके बाद रे which divides an angle into 2 equal parts is called an angle bisector। फिगर के अंदर आप देखें गौर से, OP is the ray, it is known as the bisector of the angle AOB, और इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, AOP एंड एंगल BOP। अब इसके बाद नोट है इसमें, एन एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो यूनिक, यानी एंगल बाइसेक्टर भी एक ही होता है, देयर इज सेकंड टू नन। एक के अलावा कोई और एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा नहीं कर सकते। अब इस एंगल में सिर्फ और सिर्फ ओपी ही बाइसेक्टर है, ओपी के अलावा हम कोई और एंगल बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर सकते। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन, कंकरेंट लाइंस, कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये लफ्ज कंकरेंट है, CONCURRENT, कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस बच्चों ऐसी लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे, यानी बहुत सारी लाइनें जब एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, यानी दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। और जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। व्हाई? बिकॉज दीज आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज नोन एज ओ, जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, वो ओ इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? 3 आर मोर देन 3 लाइंस। 2 नहीं लिखना, 2 लाइंस तो हमेशा कंकरेंट होती हैं, क्योंकि 2 लाइन जो है दे आर ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, वो तो एक ही पॉइंट पे, लेकिन डेफिनेशन जो है वो आपको 3 से स्टार्ट होगी। 3 और मोर देन 3 लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस इन फिगर। ऑल द लाइंस, फिगर के अंदर जो आपको लाइन शो की गई है 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइन जो है दीज ऑल आर कंकरेंट बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज ओ। अब इसमें आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो हमेशा कंकरेंट होती हैं लाइन्स। वो कौन कौन सी हैं ये आगे चलकर चैप्टर 17 में सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली इनको ड्रॉ भी करेंगे, कंस्ट्रक्ट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इनके नेम बता देता हूँ कि ये इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड कंकरेंट लाइंस हैं। याद रखना है, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें वो हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। नंबर 2, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ करें, दे आल्सो इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। और बाद में मैं अब आपको बताऊंगा भी कि इन कॉमन पॉइंट्स के नाम भी डिफरेंट हैं, वो भी अभी बता देता हूँ। एनी हाउ, अब ये भी कंकरेंट लाइंस की एग्जांपल्स के तौर पर आप कोट कर सकते हो। फिर उसके बाद नंबर 3, द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। यानी ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। सो दैट्स व्हाई द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। आखिरी चीज, द एल्टीट्यूड्स। the altitudes, the perpendiculars, the normals, the heights, the orthogonals। यानी इतने नाम है इसके। कौन कौन से नाम हैं? द एल्टीट्यूड्स जो हमारी बुक के अंदर यूज हो रहे हैं वो 2 हैं, द एल्टीट्यूड्स, द परपेंडिकुलर्स और द नॉर्मल्स। यानी नॉर्मल भी इसको कहते हैं, हाइट्स भी इन्हें कहते हैं, ऑर्थोगोनल्स भी कहते हैं ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। यानी किसी भी ट्राइंगल के अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर उसके एल्टीट्यूड्स को ड्रॉ किया जाए जो कि तादाद में 3 होते हैं, ये सब चीज़ें 3 हैं। एंगल बाइसेक्टर्स भी 3 होते हैं, राइट बाइसेक्टर्स भी 3 होते हैं, मीडियंस भी 3 होते हैं और एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल भी 3 होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइंस और एग्जाम्पल्स ऑफ कंकरेंट लाइन, ये सब की सब जो चारों लिखी हुई हैं ये सारी की सारी कंकरेंट लाइंस की एग्जांपल्स के तौर पर आप कोट कर सकते हो। अब रहा द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को बच्चों इन सेंटर कहते हैं। आखिरी चीज बता रहा हूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किसी ट्राइंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो हमेशा कंकरेंट होते हैं और इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर कहते हैं। ये चैप्टर 17 में हम इन डिटेल करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। इसी तरह क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर। अब आ गया मीडियंस। मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं इनको? मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड ही बेसिकली किसी भी ट्राइंगुलर शेप बॉडी का सीजी भी होता है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। इसी तरह द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल, परपेंडिकुलर्स ऑफ ए ट्राइंगल, नॉर्मल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट। इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्थो सेंटर कहेंगे। यानी इनके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को इन सेंटर, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल को सर्कम सेंटर और मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को सेंट्रॉइड कहेंगे। ये सारी चारों की चारों लाइन जो है ये कंकरेंट होती हैं, ये एक ट्राइंगल से रिलेट होती हैं और तादाद में ये 3 होती हैं। और इनके बारे में फ़िलहाल आपको इतना ही बताना है। तो ये है डेफिनेशन आपकी। एंगल के बारे में मैंने आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है, फिर एंगल के पार्ट्स बताएं कौन कौन से होते हैं और एंगल की मेजरमेंट जो डिग्री है रेडियन है। फिर उसके बाद एंगल कब पॉजिटिव होता है, यानी जब वो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो। नेगेटिव कब होता है? जब उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। और ओ ए जब
इनिशियल आर्म है इट मस्ट बी अलोंग एक्स एक्सिस, और ओ बी जो टर्मिनल आर्म है इट कैन बी एनीवेयर इन द प्लेन। तो फिर ये एंगल ए ओ बी इज इन इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन। अब आपका जो एंगल है ए ओ बी स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्यों कि ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस है, ओ जो है वो ओरिजिन पे है, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, जबकि इसका टर्मिनल आर्म जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो फिर एंगल इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। बहरहाल ओ ए इसका इनिशियल आर्म है, ओ बी इसका टर्मिनल आर्म है, ओ इसका वर्टेक्स है, और ओ पी जो है वो दैट इज नोन एज द एंगल बाइसेक्टर। ओ पी रे जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और वो 2 इक्वल पार्ट्स कौन से बने हुए हैं, ए ओ पी और एंगल बी ओ पी। और एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक ही होता है, एक से ज़्यादा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो यूनिक। कंकरेंट लाइंस, ऐसी लाइन 3 or more than 3 lines which intersect each other at a common point, जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट कर रही होती है, यानी दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। और इसकी एग्जांपल्स आपको बता दी हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ऑल दीज आर कंकरेंट लाइंस। ये सारी की सारी कंकरेंट लाइंस की एग्जांपल है। अब रह गया हमारी आज की आखिरी डेफिनेशन, दैट इज थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, फिर आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थ्योरम बताने हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पहले थ्योरम के प्रूफ की तरफ जाएंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ द पोस्टुलेट्स दैट वी हैव डन, दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जो हम पहले कर चुके हैं, अब उनका यूज आएगा प्रॉपरली। Now dear students, theorem. A geometrical statement that has to be proved correct on the basis of logical reasoning is called a theorem. यानी थ्योरम क्या है, इट इज अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। A theorem is a geometrical statement that has to be proved correct, हमेशा उसने correct prove होना होता है, on the basis of logical reasoning is called a theorem। ये proper definition है theorem की। क्या definition है, a geometrical statement that has to be proved correct on the basis of logical reasoning is called a theorem। अब ये थ्योरम वाली जो ज्योमेट्री है मैंने पहले भी बताया था, दिस इज व्हाट कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग ज्योमेट्री है, और इसमें जितना भी वर्क होता है थ्योरम के प्रूफ के हवाले से वो प्योरली
उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग की 2 टाइप्स होती हैं, डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। ये फिर आगे चलकर जब आपका थोड़ा सा मेंटली आप मैच्योर हो जाएंगे तो फिर आपको ये बताएंगे कि डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग में क्या फ़र्क होता है। तो फिलहाल आपने डेफिनेशन को इतना ही लर्न करना है। अ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ टू बी प्रूव करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड अ थ्योरम। आगे डिफरेंट टाइप्स के थ्योरम आएंगी, स्टेटमेंट्स आएंगी। और इसके बाद अब आते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ ए थ्योरम। बच्चों एक थ्योरम के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। अब मैं उनको नंबर वाइज आपके सामने हाईलाइट करता हूं और फिर उसके बाद औरली आपको मैं यानी थोड़ा सा उनके बारे में बता दूंगा। लिखने की उनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ नाम उनके जो है वो मैं तरतीब से आपको लिखवा देता हूँ। तो पहला पार्ट जो थ्योरम का है, अगर हम नंबरिंग करें तो दैट इज स्टेटमेंट। Statement of the theorem, it is always given to you। ये हमेशा आपको गिवन होती है। स्टेटमेंट थ्योरम की जो है ये हमेशा आपको बुक में भी होती है और पेपर में स्टेटमेंट ही हमें आती है। और फिर स्टेटमेंट को देखकर हमें स्ट्राइक करता है कि ये तो फलां थ्योरम, यानी ये थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट है या थ्योरम नंबर 5 की है। जब स्टूडेंट इसको यानी कि असेस कर लेता है, उसको स्ट्राइक करती है ये चीज़ कि ये थ्योरम नंबर 7 है, फिर उसके लिए इजी हो जाता है, फिर उसको वो प्रूव कर देता है। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ये सबसे बुनियादी चीज़ है कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट जो है वो पेपर में आएगी, सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखी आएगी। उससे सारा एनालिसिस आपने खुद करना होता है, समझना होता है कि कौन सा थ्योरम है और इसके अंदर कैसे आपने स्टार्ट लेना है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं वो मैं अब स्टेटमेंट्स के 2 हिस्से होते हैं बच्चों। थ्योरम की किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट के देयर आर ऑलवेज 2 पार्ट्स। एक हिस्सा इफ से देन तक, यानी इफ से देन तक का जो हिस्सा है वो गिवन कहलाता है, और देन से एंड तक का जो पार्ट है वो टू प्रूव है। यानी थ्योरम का पहला हिस्सा जो है वो मालूमात होती हैं, वो गिवन इंफॉर्मेशन होती हैं, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। और जो एंड वाला हिस्सा होता है दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट व्हाट कॉल्ड टू प्रूव, यानी ये वो चीज़ को शो करता है जो हमें प्रूव करनी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो है थ्योरम का, ये हम पार्ट्स की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन टू यू, और ये आपको हमेशा से गिवन होती है। इसके अंदर से फिर आपने देखना है कि क्या कौन सी चीज़ आपके पास गिवन है, क्या क्या आपके पास टू प्रूव है, और फिगर कैसे बनानी है, कंस्ट्रक्शन इसमें कैसे डेवलप करनी है, और फिर एंड पे इसके प्रूफ की तरफ कैसे जाना है। तो नंबर 2 पार्ट, फिगर ऑफ द थ्योरम। यानी थ्योरम का कॉन्सेप्ट माइंड में डेवलप करते हुए हम उसकी फिगर को हाईलाइट करते हैं। यानी जो जो चीज़ें हमारे नॉलेज में आती हैं स्टेटमेंट को रीड करके, जिसे हम गिवन कहते हैं, उनको हम जहन में रखते हुए फिगर जो है उसको डायग्रामेटिकली हम शो करते हैं स्टेटमेंट के नीचे या फ्रंट वाली साइड पे। फिगर के बाद अब फिगर को देखते हुए हम गिवन लिखते हैं, यानी वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन जो हमें फिगर प्रोवाइड कर रही होती है उसे टू गिवन कहते हैं, यानी गिवन कहते हैं। ये थ्योरम की मालूमात वाला हिस्सा होता है कि फिगर को देखा, स्टेटमेंट को रीड किया, हमारे जहन में कुछ यानी ऑथेंटिक चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड गिवन ऑफ द थ्योरम। 3 हिस्से हो गए, कौन कौन से? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, फिर उसके बाद फिगर ऑफ द थ्योरम, फिर उसके बाद
गिवन, टू गिवन यानी कि अब ये बच्चों तीनों जो है स्टेटमेंट के अलावा इन बाकी पार्ट्स का आपस में डीपली ये रिलेट करते हैं। अगर एक भी चीज़ आप इसमें से गलत कर देंगे तो आपके वहाँ तक मार्क्स कट हो जाएंगे, आगे वाला थ्योरम बिल्कुल आपका वो कंसिडर ही नहीं होगा। तो नहीं, आपने सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को इंटरलिंक करना है और इसके मुताबिक आगे चलना है। नंबर 4, टू प्रूव यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस थ्योरम, यानी हमें इस थ्योरम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग को यूज करते हुए जो रिजल्ट है वो क्या लेके आना है, हमने क्या प्रूव करना है इसके अंदर। तो वो हम बाकायदा पहले मेंशन करते हैं। स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मेंशन होती है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बट एनी हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द थ्योरम। फिर उसके बाद गिवन को फिगर बनाते हैं डायग्रामेटिकली, उसको पेंसिल से या आपके मार्कर वगैरह से फिगर बन जाती है। और फिर उसके बाद फिगर को देखते हुए हम उसका गिवन लिखते हैं, और गिवन के बाद वो चीज़ जो हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिक्वायर्ड, और इसको हम बुक के अंदर बाकायदा नेम जो है प्रॉपर टू प्रूव लिखा जाता है। तो ये आता है। फिर उसके बाद नंबर 5, कंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफनली कंस्ट्रक्शन इज आल्सो रिक्वायर्ड, यानी बाज़ दफ़ा जो हम फिगर डिज़ाइन करते हैं वो इस काबिल नहीं होती या इतनी वो कह लें कि एनफ नहीं होती कि हम उसके ऊपर अपना कोई पास्टुलेट जो है वो अप्लाई कर सकें। तो उस फिगर को यानी कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंसीडर करने के लिए, उसको कंप्लीट सेंस में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें उसके अंदर करना पड़ती है, जिसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक्स्ट्रा यानी वर्क जो है, एक्स्ट्रा ड्राइंग जो है, डायग्राम के कुछ हिस्सा जो है एक्स्ट्रा यानी एडजॉइनिंग फिगर, उसके साथ दाएं बाएं, उसके साथ ऊपर नीचे कुछ पार्ट्स जो हम अपने पास से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको एक कंस्ट्रक्शन का नाम दिया गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद योर फिगर इज नाउ रेडी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनी पास्टुलेट जो उसके अंदर आएगा, यानी लॉजिकली अब आपकी फिगर जो है वो टोटली कंप्लीट हो चुकी है, यानी गिवन, टू प्रूव, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम नंबर 6 पे आता है। दिस इज द व्हाट कॉल्ड प्रूफ ऑफ द थ्योरम। दिस इज द हैवी पार्ट ऑफ द थ्योरम। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो टोटल 8 मार्क्स का थ्योरम आता है बच्चों। अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, नो मार्क्स फॉर द स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। स्टेटमेंट का कोई नंबर नहीं होता है, इसको लिखें या ना लिखें। 1 मार्क्स फॉर फिगर, यानी 1 मार्क्स आपने थ्योरम की फिगर जो है वो सही ड्रॉ की। ये कंस्ट्रक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ, फिगर। फिर उसके बाद 1 मार्क्स अगेंस्ट गिवन, फिर उसके बाद 1 मार्क्स अगेंस्ट टू प्रूव, आपने सही लिख दिया। ये 3 नंबर अब यहाँ तक मिल चुके हैं आपको। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी आपने ठीक कर दी। नाउ यू हैव गेन 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स जो है वो आपके मिल चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंगली है, इन अकॉर्डेंस विद द गिवन स्टेटमेंट है। अब रह गया ये वाला पार्ट, इस अकेले के 4 मार्क्स हैं और इसके फिर 2 हिस्से होते हैं। एक साइड पे स्टेटमेंट्स आती हैं और दूसरी साइड पे रीजंस आती हैं या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, यानी आपका जो प्रूफ वाला हिस्सा है, इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द थ्योरम इन अकॉर्डेंस विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस अकेले के 4 मार्क्स हैं और बाकी इनके 4 मार्क्स हैं, तो 4 + 4 मेक्स 8 टोटल मार्क्स का बनते हैं। अब इसके अंदर प्रूफ जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स आती हैं और राइट साइड पे हम उसको रीजन आउट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। किससे? हमारे पास जो नॉलेज होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज कहते हैं। हमारे पास जो नॉलेज आता है गिवन से हमें मिलता है, वो हम लिखते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद फिगर से हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वो भी सम टाइम। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं
और टू प्रूव के अंदर से टू प्रूव वाला हिस्सा जो है वो एज ए रीज़न के तौर पर कभी भी कोड नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी होती है, इसको हमने प्रूव करके दिखाना होता है। इसको हम थ्योरम के प्रोसीजर में कहीं भी यूज़ नहीं करते, ये एंड पे हमने रिजल्ट शो करना होता है। तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वेरी ऑथेंटिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव ऑलरेडी इन आवर माइंड, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। ये सबको पता है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमारे माइंड में पहले से होती है। फिर इसी तरह गिवन में से हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट में से कोई इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है। एनी हाउ ये सारी चीज़ें इधर हम हाईलाइट करते हैं अपने क्लेम्स को, स्टेटमेंट्स को, और इधर हम उसकी रीज़न, लॉजिकल रीजनिंग के जरिए हम उनको जस्टिफाई करते हैं। और इस तरह एंड तक आप अपने थ्योरम का जो टू प्रूव वाला हिस्सा है इसको आप प्रूव करके दिखाते हैं। तो ये तो आपके थ्योरम के बारे में उसकी डेफिनेशन है। फिर उसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, और उन 6 पार्ट्स की आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से हिस्से के कितने मार्क्स हैं, और ये सारे तरतीब से चलना होता है। ये नहीं कि पहले आप प्रूफ लिख के बैठे हो, फिर उसके बाद आप गिवन लिखें और फिर बाद में नो, इसकी बाकायदा ये तरतीब है कि स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन टू यू, उसके बाद आप फिगर डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद टू प्रूव होगा नंबर 3 पे, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन आएगा टू प्रूव के बाद, और फिर उसके बाद आएगा प्रूफ उसका। ये एक तरतीब से चलता है, सिस्टमेटिकली इसका तरीका लिखने का, तब जाके आपको पूरे इसके 8 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ से गलती होगी तो उससे ऊपर वाले मार्क्स मिल जाएंगे, नीचे वाली सारी चीज़ जो है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो वेरी सेंसिटिव मैटर होता है थ्योरम को लिखना, प्रूव करना और फिर फुल मार्क्स इसमें लेना। तो ये बच्चों के लिए, यानी बहुत कम बच्चे जो हैं वो 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स लेते हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं बच्चों से कोई ना कोई टेक्निकल या कोई माइनर मिस्टेक्स हो जाती है। तो आई होप कि आप इंशाल्लाह ऐसा मौका एग्जामिनर को फराहम नहीं करेंगे और पूरे मार्क्स इसमें इंश्योर करेंगे।